मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर आप सभी का विनीता मलिक की तरफ से हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7वीं के पाठ नीलकंठ के साथ आज फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 7वीं का जो ये पाठ है नीलकंठ महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। आपको पता है महादेवी वर्मा छायावादी काल की बहुत ही एक अच्छी कवयित्री मानी जाती है। उन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें अपने बारे में जो उनका अपना अनुभव रहा है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। आपने देखा होगा नीलकंठ जो पाठ है उसमें मोर की प्रतिछाया हमें दिखाई देती है, मोर की जो तस्वीर है वह दिखाई देती है। तो नीलकंठ का अर्थ भी क्या होता है? नीला है जो कंठ, अर्थात भगवान शिव जी भगवान का भी जो कंठ यहाँ से नीला होता था तो उनको नीलकंठ कहा जाता था। उसी तरह से जो मोर की गर्दन है वो भी यहाँ से नीली होती है और जो मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। तो इसमें महादेवी वर्मा ने इस पाठ में मोर के बारे में ही बताया है और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और दूसरा, आप बीच में ही वीडियो को स्किप न करें। बहुत ही रुचिकर पाठ है और आप जब सुनेंगे इसको और पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। महादेवी वर्मा जो पाठ की लेखिका है वह एक बार ऐसे ही अपने ड्राइवर के साथ कार में बैठकर कहीं पर जा रही थी। वह हमेशा से ही अपने लिए पक्षियों और छोटे छोटे जैसे खरगोश, मोर, तीतर, सांप, इन सब के बारे में वह काफ़ी परिचित थी। तो वह कभी कभी खरीद कर ले आती थी। उनके घर पर उन्होंने अपना एक चिड़ियाघर बना रखा था जहाँ पर वह उन पशु पक्षियों को रखती थी, बिल्ली, कुत्ता। तो उनके जो बिल्ली थी उसका नाम था चित्रा और जो उन्होंने एक कुतिया भी पाल रखी थी जिसका नाम था अलेशियस कुती, और वह उस कुतिया से भी बहुत प्यार करती थी। तो इसमें महादेवी वर्मा कहती है कि जब वह सड़क से जा रही थी तो एकदम से एक मियाँ की दुकान के सामने रुकती हैं और मियाँ उन्हें कहते हैं कि मैंने आपके लिए पक्षियों का जोड़ा ले रखा है। वह उसे सोचती है कि मैं इसकी बातें ना सुनूं, लेकिन जो मियाँ थे वह बहुत अधिक इतनी गति के साथ बोलते थे कि उनकी बात को रुकने का कहीं पर भी नाम नहीं आता था। जहाँ पर उन्हें रोक दिया जाता था वही उनके लिए एक स्टेशन माना जाता था कि इनको यहाँ पर रुकना है। तो मियाँ ने उनको बताया कि मैंने आपके लिए यह मोर का जोड़ा ले रखा है और आप उसे खरीद कर ले जाएं। मैंने किसी और को नहीं दिया क्योंकि कोई और इसे मार देता। मैं भी इंसानियत होने के नाते उनके मोर के जो जोड़े थे वो आपके लिए मैंने सुरक्षित रखे हुए हैं। तब महादेवी वर्मा पूछती है कि वह मोर के बच्चे हैं कहाँ? जो मोर और मोरनी का जोड़ा है वह कहता है कि ये रहा। उसी प्रकार से जैसे ही उनके हाथ का अनुसरण वह करते हुए उस जगह की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर एक पिंजरे के अंदर मोर और मोरनी के बच्चे बैठे हुए दिखाई देते हैं। और वह मोर मोरनी के बच्चे ऐसे लग रहे थे कि जैसे तीतर के बच्चे बैठे हों, छोटे छोटे। तो वो उनको देखकर बड़ी हैरान होती है कि ये पिंजरे में, इतने छोटे से पिंजरे में जो दो बच्चे बैठे हुए तो किसी उससे नहीं लग रहे कि ये मोर के पंख बच्चे हैं। तो वह उन्हें कहती है कि ये सच में मोर के बच्चे हैं। तो मियाँ कहते हैं हाँ आप ले जाइए। तो वह उन्हें कहती है कि मैं इनका 12 रुपये दाम दूंगी। तब मियाँ कहते हैं नहीं नहीं, चिड़ी मार ने मुझसे इन्हें 30 रुपये में दिया है। तो चिड़ी मार के 30 रुपये और ऊपर से 5 रुपये मियाँ के नाम के, यानी 35 रुपये में महादेवी वर्मा उनका सौदा करवाकर अपने घर पर वह मोर और मोरनी का जोड़ा ले आती है। जैसे ही वह घर पर आती है, घर पर ले जाते हैं तो वह ले जाकर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती हैं तो घर वाले उनसे पूछते हैं कि ये क्या है। तो महादेवी वर्मा बताती हैं कि ये मोर के बच्चे हैं।
घर वाले कहते हैं कि कितने रुपए में खरीद कर लाई। वह कहती है 35 रुपए में। तो वह कहते हैं कि ठग लिया तुमको। जैसे ही उन्होंने बोला कि ठग लिया तो महादेवी वर्मा को इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि ठग लिया। तो वह एकदम से क्रोध में, आवेश में आकर कहती है तो कोई बात नहीं, ठग लिया तो कोई बात नहीं। मोर को क्या सुरखाब के पंख लगे हैं। सुरखाब क्या होता है? एक लाल रंग का पक्षी होता है और वह भी पक्षी के आकार का ही होता है कि कोई बात नहीं, मोर क्या अलग होते हैं तो आखिर पक्षी ही, मैं इनको खरीद कर लाई हूँ। तो घर वाले चुप हो जाते हैं और महादेवी वर्मा उनको, मोर के बच्चों को पिंजरे सहित अपने कमरे में रख लेती है। जैसे ही वे अपने कमरे में रखती है तो पहले अपना दरवाज़ा बंद करती है और दरवाज़ा बंद करने के पश्चात खोल देती है पिंजरे को। पिंजरे को खोलने के पश्चात दोनों मोर और मोरनी के बच्चे उनके कमरे में, जो महादेवी वर्मा का कमरा था, उसमें कभी मेज पर बैठते, कभी बेड के पीछे छिप जाते, कभी खिड़कियों में बैठ जाते, कभी रद्दी कागज़ों की टोकरी में बैठ जाते। इस प्रकार बैठते बैठते वह घूमते रहे जब तक महादेवी वर्मा ने 3-4 दिन उनको अपने कमरे में नहीं रखा, जब तक वे महादेवी वर्मा से परिचित नहीं हुए, तब तक वह ऐसे ही छुपते छुपाते रहते। फिर महादेवी वर्मा उनको 2 कटोरों में सत्तू की गोलियां और 1 कटोरे में पानी, यानी 2 कटोरों में उनके लिए खाने का प्रबंध करके रखती थी। इस प्रकार महादेवी वर्मा के द्वारा ये कार्य करने के पश्चात जब मोर के बच्चों को लगा कि महादेवी वर्मा उनकी रक्षा कर रही है, तो वह उनके साथ परिचित हो जाते हैं और आराम से रहते हैं। महादेवी वर्मा ने अपनी खिड़कियों में जाली लगवा रखी थी और दरवाज़ा हमेशा बंद रखती थी, क्योंकि चित्रा नामक बिल्ली वह बहुत खतरनाक थी। अगर उसे पता चल जाता कि महादेवी वर्मा किन्हीं 2 नए पक्षियों को लेकर आई है तो वह उन्हें खा जाती। इसलिए चित्रा नामक बिल्ली के डर से वह हमेशा उन दरवाजे को बंद करके रखती थी। 3-4 दिन के पश्चात जब वे अभ्यस्त हो जाते हैं उस घर के, तो वह महादेवी वर्मा उन दोनों बच्चों को ले जाकर, जो उन्होंने चिड़ियाघर नया बना रखा था, उस पिंजरे में ले जाकर उनको छोड़ देती है। जैसे वे उन्हें नए पिंजरे में ले जाकर छोड़ती हैं तो वहाँ पर जो महादेवी वर्मा के नए पक्षी थे, उन्होंने नव आगंतुक यानी नए मेहमान की तरह उन मोर और मोरनी के बच्चों का स्वागत किया। लक्का कबूतर का नाम था लक्का कबूतर ने गुटर गू कर करके उनका स्वागत किया। छोटे और बड़े खरगोश एकदम से क्रम में बैठ गए लाइनों में और उनको ऊपर से नीचे तक देखते रहे, यानी उनका निरीक्षण करते रहे। तत्पश्चात वहाँ पर जितने भी पक्षी थे उन्होंने और पशु थे, उन्होंने उन सब का एक नववधू की तरह, जैसे नई बहू घर में आती है उसकी तरह उसका स्वागत किया। उसके सत्कार में उन्होंने गुटरगू गाने गाए, नृत्य किया, यानी पूरी सुर ताल के साथ जैसा भी उनसे बन रहा था वह कार्य करते रहे। तोते भी जो उस पिंजरे में थे, उन तोतों ने भी उड़ उड़ कर अपनी खुशी को जाहिर किया। इस प्रकार मोर मोरनी के बच्चों का बहुत भव्य स्वागत महादेवी वर्मा के अन्य पशु पक्षियों के द्वारा किया गया। अब जो मोर मोरनी थी, पहले वह बहुत ही भद्दी हालत में आए थे। मोरनी के 2 बेचारी के पैर ऐसे लड़खड़ा रहे थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, और मोर की भी। लेकिन कुछ समय के पश्चात, उनकी अच्छी देखभाल के पश्चात, मोर बहुत ही सुंदर हो गया। उसके सिर पर लगी हुई कलगी वह बहुत चमकीली, उसकी आँखें बहुत सुंदर, और उसकी जो चोंच थी वह बहुत पैनी, यानी बहुत सुंदर। और जो उसके पंख थे वह भी लहराते हुए सघन छाया यानी मंडलाकार आकृति में प्रतीत हो रहे थे। जब वे दोनों अपना सुबह बाड़े को खोलते तो वे बाहर निकल कर आ जाते, और सारे पशु पक्षी जितने भी थे उसमें वह चारों तरफ घूम घूम कर पूरे बगीचे में उस प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेते। मोर कभी पेड़ पर उड़कर बैठ जाता,
कभी बिल्ली उनके साथ खेलने लग जाती, कभी खरगोश के बच्चे उनके साथ खेलने लगते। लेकिन कब उन सब का जो नेता था, लीडर था, वह मोर बन गया, वह पता ही नहीं चला। नीलकंठ इतनी सुंदर आकृति होने के कारण, उसकी गर्दन नीली होने के कारण महादेवी वर्मा ने उसका नाम नीलकंठ रखा और मोर को मोर ने कहकर नीलकंठ कहकर पुकारने लगी। जो मोरनी थी वह छाया के समान मोर के साथ साथ रहती थी, इसलिए साथ साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। इस प्रकार नीलकंठ और राधा दोनों इकट्ठे इकट्ठे रहते थे। अब एक दिन पिंजरे में एक सांप आ गया और सारे पशु पक्षी सांप से अपनी रक्षा करने के लिए इधर उधर दौड़ पड़ते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं। लेकिन नीलकंठ ने बहुत ही साहस के साथ कार्य किया। जब वह देखता है कि सांप के मुंह में एक खरगोश का छोटा सा बच्चा पकड़ा जाता है, तो वह उसको छुड़ाने का प्रयत्न करने लग जाता है। सभी पशु पक्षी इधर उधर डर के मारे भाग जाते हैं। यहाँ तक कि राधा जो मोरनी थी उसने भी उसको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन नीलकंठ ने ऊपर से उड़ान भरी, पेड़ से उड़कर नीचे आया और सांप के फन को अपने पंजों से दबा दिया। क्योंकि अगर वह सांप के फन को पंजों से नहीं दबाता और उस पर चोंच से प्रहार करता तो खरगोश के बच्चे को चोट लग सकती थी। इसलिए उसने क्या किया कि उसने पंजों से उसके मुख को दबाया और चोंच से तब उस पर प्रहार करना शुरू किया। चोंच से प्रहार करने के कारण सांप एकदम से घायल हो जाता है और जो खरगोश का बच्चा है वह उसकी पकड़ से छूटकर निकल जाता है। वह निकलकर भाग तो नहीं पाता, वहीं पर बेहोश सी अवस्था में वहीं पर पड़ा रहता है। लेकिन जब वह सांप मर जाता है तो खरगोश के बच्चे को बचाने के लिए नीलकंठ ने अपने पंखों की गर्माहट से उसको उष्णता प्रदान की, उनको अपने पंखों में सेक कर रखा और जब तक वह ठीक नहीं होता उसकी देखभाल करता रहता है। तो पता ही नहीं चला कि सांप के बचाने के लिए नीलकंठ ने कब अपने आप को एक कर्ण वीर साबित किया, यह पता ही नहीं चला। इस प्रकार वह सभी पशु पक्षियों का एक नायक बनकर हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। फिर अचानक एक दिन महादेवी वर्मा दोबारा से सड़क पर जा रही होती है और सोचती है कि मैं आज मियाँ की दुकान की तरफ देखूंगी ही नहीं, क्योंकि अगर वह देखती हैं तो उनके मन में जो दया भावना उत्पन्न हो जाती है और वह कोई न कोई पक्षी या पशु खरीद कर ले आती है। तो वह जाने लग जाती है। लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा की नज़र एक ऐसे पक्षी पर पड़ जाती है जो बहुत ही बेबस और लाचार सा होता है। वह उतरती हैं और मियाँ के द्वारा उसे एक मोरनी दे दी जाती है। वह मोरनी जिसकी उंगलियां टूटी हुई थी और वह लड़खड़ा रही होती है, ठीक ढंग से चल भी नहीं पाती है। मोरनी को लेकर वह जब आती है तो वह भी उसको ऐसे ही अपने कमरे में रखती है और जब थोड़ा सा वह अभ्यस्त हो जाती है तो उनको नीलकंठ, राधा और जितने भी वहाँ पर लक्का, कबूतर, बिल्ली, उन सब के साथ छोड़ देती है। लेकिन वह जो मोरनी लेकर आई थी उस मोरनी का स्वभाव बहुत ही विचित्र था। वह नीलकंठ के पास राधा को जाने ही देती थी, वह नीलकंठ के पास खुद रहना चाहती थी। जैसे ही राधा नीलकंठ के पास जाती वह उसे मारना शुरू कर देती थी। इस प्रकार वह उससे चिढ़ती थी। तो उसका स्वभाव बहुत ही अटपटा था। वह सभी पशु पक्षियों के साथ मिलकर नहीं रहती थी, इसीलिए उसका नाम उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल के कारण और उसके
बेहुदे व्यवहार के कारण उसका नाम रखा गया कुब्जा। तो कुब्जा जो मोरनी थी वह बहुत ही चिड़े हुए स्वभाव की थी। इस कारण वह राधा पर जब भी मन करता प्रहार कर देती थी। एक दिन जब राधा ने 2 अंडे दिए तो कुब्जा ने मौका पाते ही उसके अंडों को फोड़ दिया और उन पैरों से उसके अंडों को छितरा दिया, इधर उधर बिखरा दिया। यह देखकर राधा को बहुत दुख हुआ और वह चुपचाप रहने लगी। नीलकंठ भी यह सहन नहीं कर पाया, वह भी चुपचाप रहने लगा। खरगोश के बच्चों को बचाने के पश्चात महादेवी वर्मा यह सोच में पड़ गई कि हाँ, भगवान कार्तिकेय ने भी मोर को अपना वाहन क्यों चुना होगा, क्योंकि मोर हिंसक प्राणी नहीं है, वह हमेशा रक्षा करता है। इसलिए भगवान कार्तिकेय ने भी मोर को अपना वाहन चुना। मोर की इन सब हरकतों को देख देख कर महादेवी वर्मा को बहुत आनंद अनुभूति होने लगती थी। जब वर्षा का मौसम होता था और बादल छाते थे, बिजलियां चमकती थी, तो मोर अपने मंडलाकार आकार में अपने पंखों को इस प्रकार फैलाकर नृत्य करता था। और जो उनकी आवाज़ थी, मोर की आवाज़ को केका कहते हैं, अपनी केका को और अधिक तेज कर करके सबको यह बता देते थे कि आज वर्षा होने वाली है। राधा भी उसके इस स्वर में पूरा साथ देती थी। कभी कभी महादेवी वर्मा के पास विदेशी मेहमान भी आते थे। वे विदेशी मेहमान महादेवी वर्मा के पास नीलकंठ को देखकर बहुत हैरान भी होते थे और प्रसन्न भी होते थे। तो जैसे ही महादेवी वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठती थी तो वह मोर के आगे अपनी हथेली पर इस प्रकार चने रख देती थी और मोर अपनी पैनी चोंच से होले होले उन चनों को उठाता था और खाता था। फिर नृत्य करके महादेवी वर्मा को खुश करता था। नीलकंठ को यह पता चल गया था कि महादेवी वर्मा उसके नृत्य को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। इस प्रकार वह उसके कुर्सी के चारों तरफ ही इधर से उधर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घूमता रहता था। और मोरनी भी उसके समान नृत्य तो नहीं कर पाती थी। नृत्य न कर पाने के कारण वह नीलकंठ के पंखों को छू छू कर, स्पर्श करके दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने ऐसे मंडलाकार आकार में घूमती रहती थी। इस प्रकार महादेवी वर्मा के उस नीलकंठ को विदेशी मेहमानों ने परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। मोर के इस कर्तव्य को देख देख कर महादेवी वर्मा को उसकी मंद मंद जो चाल थी नीलकंठ की, वह बहुत सुहाती थी। और जो बाग बगीचे का मालिक था वह भी नीलकंठ को स्वर में पुकारता था। नीलकंठ राधा जब इस प्रकार से एक दूसरे के पास रहते थे, तभी कुब्जा नामक जो मोरनी महादेवी वर्मा लेकर आई थी, जिसकी हालत बहुत बुरी थी, वह उसे मियाँ के यहाँ से लेकर तो आई, लेकिन वह इतनी अच्छी मोरनी नहीं निकल पाई। मोरनी के दोनों उंगलियां टूटी हुई थी। वह दोनों उंगली टूटी होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से लड़खड़ाते हुए चलती थी। पाठ बहुत अधिक लंबा होने के कारण मैंने इस पाठ को 2 भागों में बांटा है। तो अगर आपको यह भाग अच्छा लगे तो इसका दूसरा भाग भी मैं इसके भाग 2 में दिखाऊंगी। तो आपको मेरी तरफ से अलविदा। फिर मिलती हूँ आपसे पाठ 15 के भाग 2 में।